नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे स्वनिक या ध्वनि परिवर्तन। आज हम जानेंगे कि स्वनिक परिवर्तन की दिशाएं क्या है या ध्वनि परिवर्तन के मानक कैसे स्पष्ट किए जाते हैं। स्वनिक परिवर्तन के कारण और दिशाओं पर प्रकाश डालिए, इस तरह से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो स्वन शब्द है, यानी स्वन शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ध्वनि के लिए। ये हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। स्वन शब्द का प्रयोग ध्वनि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि स्वनिक परिवर्तन को ध्वनि परिवर्तन भी कहा जाता है। यानी जहाँ पर स्वनिक परिवर्तन आए और ध्वनि परिवर्तन दोनों समान ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेखन की जो सबसे छोटी इकाई है या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसे ही स्वन कहा जाता है, यानी स्वनिक कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखें। अब आप ये जानें कि ध्वनि का परिवर्तन अचानक से नहीं होता। धीरे धीरे आप अगर एक बच्चे को भी देखेंगे तो धीरे धीरे बालक ध्वनियाँ निकालना शुरू करता है, फिर वो वर्ण सीखता है, धीरे धीरे उनके शब्द बनाना शुरू करता है। यानी जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, उसी प्रकार ध्वनि में भी परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है। और ये एक लंबी प्रक्रिया है, अचानक से ये घटित नहीं होती, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे जैसे मानव का विकास होता जाता है, उसकी भाषा का भी विकास होता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, जिससे क्या होता है कि शब्दों तथा अर्थों में भी परिवर्तन आता है। देखिए, जब भाषा में बदलाव आएगा तो शब्द भी बदलेंगे और उन शब्दों से अर्थों में अर्थ भी परिवर्तित होंगे। इसीलिए भाषा परिवर्तन के साथ साथ स्वन में भी परिवर्तन आता है, शब्द में भी परिवर्तन होता है और अर्थ में भी परिवर्तन होता है, और ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा और स्वनिक परिवर्तन की जो गति है वो बहुत धीमी है और इसके परिवर्तन में काफ़ी समय लगता है, और ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले वैदिक संस्कृत चलती थी, और वैदिक संस्कृत का ही परिवर्तित रूप आगे हमें कौन सा मिला? लौकिक संस्कृत में। यानी वैदिक संस्कृत से बदलाव आया किसमें? लौकिक संस्कृत में। तो जो ये भाषा का परिवर्तन है ये क्यों हुआ? लोगों की आवश्यकता के अनुसार। जिस समय वैदिक संस्कृत साहित्य की भाषा थी, उस समय लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी। धीरे धीरे लौकिक संस्कृत में भी साहित्य की रचना की गई, और लौकिक संस्कृत और वैदिक भाषाओं की अगर बात करें तो इसमें ड़ और ढ ध्वनि नहीं थी। ये दोनों ही ध्वनियाँ नहीं थी। लेकिन अब अगर हिंदी में हम देखें तो इन दोनों ही ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम जो ह नुक्ते के साथ ग और ज, इन ध्वनियों का जो उच्चारण करते हैं या इन ध्वनियों का जो प्रयोग करते हैं, ये भी तो हमारी हिंदी भाषा की या संस्कृत से नहीं ली गई। ये ध्वनियाँ भी हमने अरबी और फारसी से ही शामिल की है। तो ये कैसे हुआ? धीरे धीरे समय के साथ जो भाषा में परिवर्तन आया, उसी का परिणाम है कि इन ध्वनियों को हमने हिंदी में शामिल कर लिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे स्वन में परिवर्तन होगा तो शब्द बदलेंगे और अर्थ में भी परिवर्तन आवश्यक है, या इसमें बदलाव होता ही है। ये निश्चित बदलाव है। अब ये जानते हैं कि स्वन परिवर्तन के कारण क्या हैं। देखिए, इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो बाह्य कारण, यानी बाहरी तत्व जब प्रभावित करते हैं तो बदलाव आता है, और दूसरा जो कारण है वो है आंतरिक या आभ्यंतर कारण। सबसे पहले हम बाहरी कारणों की यहाँ पर बात करेंगे। बाहरी कारणों में सबसे पहले अगर हम देखें तो इनको चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या है? व्यक्तिगत कारण। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जो बोलने की इंद्रियां हैं, वाग इंद्रियां हैं, जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसके साथ साथ जो श्रवण इंद्रियां हैं वो अलग अलग होती है। सबके बोलने की क्षमता और सुनने की क्षमता अलग अलग होती है, ये हम सब जानते हैं। जैसे एक स्त्री और बालक की जो ध्वनियाँ हैं वो बहुत तीखा स्वर उत्पन्न करती है या उनमें तनाव रहता है, इसके बजाय पुरुषों में ऐसा नहीं होता। तो हम अब अगर आसपास के परिवेश को देखें तो वो हमारे जो आसपास का परिवेश है वो हमारे बोलने और सुनने दोनों ही परिस्थितियों को प्रभावित करता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश या हरियाणा में हिंदी बहुत आसानी से बोली जाती है,
लेकिन पंजाब के लोग उसी हिंदी को जब बोलते हैं तो उसका उच्चारण पंजाबी स्टाइल में करते हैं। या अगर हम बात करें कि हरियाणा का अगर कोई व्यक्ति है तो पंजाबी बोलने में उसे दिक्कत आएगी, वो शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पंजाब का व्यक्ति है, क्योंकि वो वहीं पर पला बड़ा है, पंजाबी से ही उसने सीखना शुरू किया है, तो वो उसमें पूर्णतः दक्ष होगा। तो ये व्यक्तिगत कारण है कि एक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है और उसी के आधार पर वो अपना बोलने की और सुनने की जो क्षमता है उसी के आधार पर स्वनों का उच्चारण करता है, जिसके कारण कि स्वन में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा क्या है? सामाजिक कारण। देखिए, मानव जो है वो समाज में रहता है और मानव से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और समाज का जो परिवेश है ये मानव को बहुत प्रभावित करता है। अगर शिक्षित और सभ्य समाज होगा तो वहाँ की भाषा भी शुद्ध होगी। स्वनों का जब वो उच्चारण करेंगे तो उसमें शुद्धता होगी। इसके बजाय अगर अशिक्षित समाज होंगे लोग में तो स्वनों का उच्चारण उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जैसे कि शिक्षित लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें शहरी और ग्रामीण परिवेश को ले सकते हैं। जो शहरी परिवेश के लोग हैं उनकी भाषा का उच्चारण शुद्ध होगा बजाय ग्रामीण परिवेश के। देखिए, ग्रामीण जो लोग हैं, शहरी जो लोग हैं, ये अगर बैल को बैल कहेंगे तो गांव के जो लोग हैं वो हो सकता है उसे बलद कहें, यानी बैल का उच्चारण ये बलद कहें। शहरी लोग गांव को गांव कहेंगे तो ये जो लोग हैं हो सकता है गांव को गाम कहें। यानी ये भाषा में समाज पर आधारित है, यानी वो समाज कैसा है, पढ़ा लिखा और शिक्षित समाज है तो भाषा का उच्चारण भी शुद्ध होगा और वो जो परिवर्तन है वो भी शुद्धता के साथ होगा। लेकिन अगर समाज पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा नहीं है पूर्णतः, तो वहाँ पर जो उच्चारण है वो अपनी सहूलियत के अनुसार करेंगे। तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी स्वन में परिवर्तन निश्चित है या परिवर्तन होता है। उसके बाद आ जाता है भौगोलिक कारण। देखिए, भौगोलिक कारण यानी हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर भौगोलिक, एक तो भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु प्रभावित करती है। अगर जलवायु बहुत शीतल है, कठोर है, तो वहाँ के लोग अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसको बचा कर रखेंगे, तो वो कम से कम बोलेंगे। उनकी जो वागेंद्रियाँ हैं वो उन शब्दों का उच्चारण करेगी जो धीरे से बोलकर भी समझाए जा सकते हैं। इसके बजाय गर्म प्रदेश के जो लोग हैं उनकी वागेंद्रियाँ उच्चारण करने में पूर्णतः सक्षम होगी या वो उच्चारण करने में बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो मौसम है वो उनके शरीर के अनुकूल है या उनको शारीरिक कष्ट देने वाला नहीं है। इसके बजाय क्षेत्र भी प्रभावित करता है स्वन परिवर्तन में। मान लीजिए कोई दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाला अगर व्यक्ति है और उसके पास आवागमन के साधनों का अभाव है, यानी वो दूसरे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसकी भाषा में इतना परिवर्तन नहीं होगा जितना उस क्षेत्र में परिवर्तन होगा जहाँ पर आवागमन के साधन बहुत ज़्यादा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसका आवागमन अधिक होता है। तो ये भी कुछ कारण है जिससे कि स्वन में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति जब दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ शब्द ग्रहण करेगा और उसे अपनी भाषा में शामिल कर लेगा। ये किसके कारण होगा? ये भौगोलिक कारण, यानी स्थान के अनुसार। अगर स्थान कहीं बीहड़ में है, जैसे जंगली जातियाँ हैं, वो बाहर नहीं आती, अपने ही इलाके में अपना जीवन यापन करती है, तो उनके रहन सहन और उनकी भाषा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। इसके बजाय एक शहरी व्यक्ति है या कहीं पर नौकरी करने वाला व्यक्ति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, जाता है, तो इससे उसकी भाषा में बदलाव आएगा क्योंकि वो और लोगों के प्रभाव में आता है। तो भौगोलिक कारण भी स्वन परिवर्तन में सहायक है। उसके बाद है अन्य भाषाओं का प्रभाव। देखिए, जब हम किसी भी भू प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ से अन्य जो लोग हैं उनकी भाषाओं का प्रभाव भी पड़ता है। भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारत में जैसे समय समय पर विदेशियों ने आक्रमण किए, कभी तुर्कों ने किए, कभी मंगोलों ने किए, कभी अंग्रेज़ों ने किए, तो उससे क्या हुआ, कभी मुगलों ने किए, उससे क्या हुआ कि हमारी जो भाषा थी उस पर अन्य भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने अरबी फारसी से भी स्वन को या ध्वनियों को लिया, जो ख, ग, या ज, या फ, ये ध्वनियाँ हमने कहाँ से ली? ये अरबी और फारसी, जब मुगल आए या जो फारसी लोग आए तो उनसे हमने सीखा। उर्दू भाषा भी इसी प्रकार मुस्लिम जो शासक थे उन्हीं की देन है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अन्य भाषाओं का, यानी भारत में जो बाहर की भाषाएं यहाँ पर आई उनका प्रभाव भी पड़ा, जिससे कि स्वन में परिवर्तन
हुआ। ये कौन से कारण है? ये बाहरी कारण हैं और ये कितने हैं? 4 हैं। तो आपको पहले बताना है कि बाहरी कारण क्या होते हैं और उसके बाद कौन कौन से बाहरी कारण हैं जिससे कि स्वर में परिवर्तन होता है। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो क्या है? आभ्यंतर कारण। आभ्यंतर या आंतरिक कारण कौन से हैं? देखिए, ये निर्भर किस पर करते हैं? श्रोता और वक्ता से संबंधित होते हैं और ये अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले है मुख सुख, यानी अपने मुंह को आराम देने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयत्न लाघव करते हैं। प्रयत्न यानी कम प्रयास, छोटा प्रयास करते हैं जिससे कि हमारे मुंह को ज़्यादा कष्ट ना सहन करना पड़े, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है कि वो कोई भी कार्य करना चाहता है उसमें अधिक परिश्रम नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर भी मुख सुख के कारण ही हमने बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको परिवर्तित कर लिया है। जैसे हमने कर्म को परिवर्तित किया, कर्म कर्म की जगह हम क्या कहने लगे? काम कहने लगे। या इसके साथ साथ हमने अपने मुख सुख के लिए ही जो तद्भव शब्द थे वो किससे लिए? तत्सम से। यानी तत्सम शब्दों को हमने तद्भव में परिवर्तित कर दिया और किस लिए किया? अपने मुख सुख के लिए। तो ये क्या हुआ? आभ्यंतर कारण है स्वन या ध्वनि परिवर्तन के। इसके साथ हम दूसरा अगर पॉइंट यहाँ पर देखें तो वो क्या है? भावावेश, यानी भाव में आकर। देखिए, कई बार क्या होता है, एक बच्चा बड़े ही प्यार प्रेम से अपने दादा को दद्दू कहने लगता है, बेटे को बटुआ, माँ को मैया, या इस तरह से हम अपने भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन कर देते हैं। कई बार क्रोध में आकर हम अगर कहें कि गीता को हम कहने लगते हैं गीत की, अगर हम कहें राकेश या रमेश, रमेशियो, रमेशड़ो, यानी ये क्या है? ये हम शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, स्वन में परिवर्तन कर देते हैं। और ये किसके कारण होता है? ये जो मन के भाव हैं, चाहे वो हर्ष है, चाहे वो शोक है, चाहे वो क्रोध है, या इसके साथ साथ घृणा है, इसी के कारण क्या होता है? हमारे भावों के कारण ही हम अपने ध्वनियों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो वो किसके कारण होता है? भावावेश के कारण। तीसरा जो पॉइंट है अशिक्षा, यानी जब हम शिक्षित नहीं है, जो अशिक्षित व्यक्ति है वो क्या करेगा? उसे शुद्ध उच्चारण का ज्ञान नहीं होता, वो अपनी सरलता के लिए ध्वनि में या स्वर में परिवर्तन कर लेता है। कभी वो ह्रस्व जो स्वर है उसको दीर्घ में परिवर्तित कर देता है और कभी दीर्घ को ह्रस्व में परिवर्तित कर देता है। ये किस लिए होता है? अशिक्षा या अज्ञानता के कारण। जैसे स्टेशन को टेशन कहना, पंडित को पंडित कहना, टाइम को टेम कहना, ये किसके कारण है? अशिक्षा के कारण, यानी सरलता से जो वो बोल पाए। उसके बाद है रचनाकार की स्वतंत्रता। देखिए, जो लिखने वाला व्यक्ति है वो अपने भावों को अनुकूल भाषा को बनाने का प्रयास करता है। यानी वहाँ पर क्या प्रधान है? वहाँ पर भाव प्रधान है, और जहाँ पर भाव प्रधान होंगे वहाँ पर व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होना स्वाभाविक सी बात है। इससे क्या होगा? भाषा में लयात्मकता तो आ जाएगी, लेकिन उस लयात्मकता के कारण और व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होने के कारण क्या हो जाएगा? स्वन में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए रचनाकार जब तक स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करता है उस दौरान भी स्वनों में परिवर्तन संभव है या निश्चित है। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है? बोलने की शीघ्रता। देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं? बोलने में जल्दबाजी करते हैं और उससे क्या होता है? सुर में परिवर्तन आ जाता है, या बोलने से उस ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे जैसे बहुत सारी ऐसी सरनेम है या जो अपने हम लगाते हैं, जैसे बंदोपाध्याय, ये किससे बना है? बंदोपाध्याय को किस में परिवर्तन कर दिया? बैनर्जी में। ये परिवर्तन किस लिए हुआ? जल्दी से बोलने की इच्छा से। चट्टोपाध्याय को हमने क्या कर दिया? चटर्जी कर दिया। भातृजाया को हमने क्या कर दिया? भोजी कर दिया। या भाभी को हमने जैसे भोजाई कर दिया। दाल चावल को दाल भात कर दिया। यानी जहाँ पर भी हमने शब्दों में कटौती की वो किस लिए की? बोलने की शीघ्रता के कारण ही ये कटौती हुई है, जिससे कि स्वनों में परिवर्तन हुआ है। उसके बाद है अनुकूलन की प्रक्रिया। अनुकूल किसके? तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल। आज का जो समय है भाषा विज्ञान का समय है, या चारों ओर जो वैज्ञानिक विकास हो रहा है उसका समय है। इससे क्या हो रहा है? नए नए यंत्र आ रहे हैं, मशीनें आ रही हैं, और नए नए ऐसे नाम हमारे सामने आ रहे हैं जिनका कि उच्चारण करना सबके बस की बात नहीं है, या इसलिए हमने क्या किया? उसे अपने अनुकूल बना लिया। जैसे अगर हिंदी में हम कहें कंप्यूटराइज्ड को हमने क्या कर लिया? कंप्यूटरीकृत कर लिया। इसी तरह एकेडमी को हमने अकादमी बना लिया।
टेक्निक को हमने तकनीक बना लिया। ये कौन सी प्रक्रिया है? अनुकूल करने की, यानी अपने अनुकूल उसमें बदलाव कर लेना। हॉस्पिटल को हम क्या कहते हैं? अस्पताल शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये परिवर्तन क्यों हुआ? अपने अनुकूल भाषा को बनाने की प्रक्रिया के दौरान ये परिवर्तन हुआ। उसके बाद है अनुकरण की अपूर्णता। देखिए, अनुकरण क्या होता है? नकल करना। जब हम पूर्ण रूप से किसी की नकल नहीं कर पाते, उससे भी ध्वनि या स्वर में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो किसी से सुनकर कुछ सीखता है। अगर वो गलत सुनेगा तो वो गलत ही सीखेगा। इसी प्रकार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अनुकरण करके ही सीखते हैं। अगर वो ठीक से नहीं सुनेंगे तो वो उच्चारण भी गलत होगा। जैसे बहुत से लोग हैं जो चाकू को काचू कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा ही ऐसा है, उन्होंने सीखा ही ऐसा है। यानी चाकू को क्या कहते हैं? काचू। ये किसके कारण होता है? अनुकरण के कारण। या इसी तरह बंदूक को छोटे बच्चे दंबूक भी कहते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर भी कहते हैं। ये किस लिए होता है? नकल की प्रक्रिया में जब अपूर्णता रह जाती है, किसी से सुनकर जब सीखते हैं और वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, तो उससे भी स्वनों में या ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद है लिपि दोष, 8वां जो हमारा पॉइंट है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, लिपि दोष भी परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए तो वे यहाँ की जो भाषा है, धर्म और संस्कृति से वो अनभिज्ञ थे या उसको जानते नहीं थे। उन्होंने क्या किया? रोमन लिपि में ही हिंदी तथा संस्कृत के शब्दों को लिखने का प्रयास किया। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जो आपकी पुस्तक से ही हमें पता चली कि आरंभ में लोग अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करते थे। यानी जो स्नातक की डिग्री है, स्नातक या जैसे एमए की डिग्री अगर हम कहें, तो वो किससे करते थे? थी तो वो संस्कृत की, लेकिन किस माध्यम से? अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त करते थे। तो यहाँ परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो संस्कृत को किस में लिख रहे हैं? रोमन लिपि में लिख रहे हैं। और रोमन लिपि में लिखने के कारण ही, जैसे हिंदी में हम गुप्त वंश को लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आज भी हम इसे गुप्त नहीं पढ़ते, गुप्ता पढ़ते हैं। और ये धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। और यही जो परिवर्तन है, ये किसके कारण हुआ? लिपि दोष, लिखने के तरीके के कारण। जैसे मिश्र को हमने मिश्रा लिखना शुरू कर दिया। आज भी हम अंग्रेजी में राम नहीं पढ़ते, रामा पढ़ते हैं। अगर हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे रामा है। कृष्ण को कृष्णा कहते हैं, महाभारत को महाभारता कहा जाता है। ये किसके कारण है? लिखने के तरीके के कारण, यानी लिपि दोष के कारण भी स्वर में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद है बलाघात। बलाघात यानी जब बल देते हैं, आघात करते हैं, बल से आघात करते हैं किसी भी शब्द के उच्चारण पर। तो ये कल भी हमने बलाघात को जाना था या किया था। तो इससे भी क्या है? स्वर में परिवर्तन आता है। जैसे जो ह्रस्व ध्वनियाँ हैं वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाती है, दीर्घ ध्वनियाँ ह्रस्व में परिवर्तित हो जाती हैं। किसके कारण? बोलने के तरीके के कारण। तो यहाँ पर ये आपको जानना ज़रूरी है कि बलाघात के कारण भी स्वर में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद है परिवेश। परिवेश देखिए प्रभावित करता है मानव जीवन को। जैसे हमारे आसपास का परिवेश होगा वैसा ही हम बोलना सीखेंगे। इससे भी स्वर में परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी अगर हम देखें तो एक परिवेश के कारण हम जो अपनी पहले की भाषा है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे हम पहले ग्रह का प्रयोग करते थे घर के लिए, लेकिन अब हम ग्रह की बजाय घर का ही प्रयोग करते हैं। यानी घर शब्द से हम समझते हैं कि घर, हमारे घर की बात चल रही है। या जैसे घोटक, घोटक शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? घोड़ा। लेकिन परिवेश बदला तो हमने शब्द को भी बदल दिया, घोटक की जगह हमने घोड़ा शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये किसके कारण हुआ? आसपास के परिवेश के कारण ये बदलाव आया। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि जो बाह्य और आभ्यंतर कारण हैं ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। ऐसी मेरी कामना है कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।